एक किताब है, कई सारे किरदार हैं और किरदारों से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं, राजनीति से जुड़ी। और किताब के चलते उन कहानियों का जो मुख्य किरदार है वो चर्चा में है। सुशील कुमार शिंदे, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व बिजली मंत्री आप कहेंगे केंद्र में, एक दफ़े के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब की वजह से वो खबरों में भी है। उनका एक बयान आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा लॉन्चिंग के वक्त कि कश्मीर में लाल चौक पे एक वक्त डर लगता था। इस किताब में लेकिन क्या सिर्फ इतना भर है, ऐसा नहीं है। किताब काफ़ी मोटी है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अपने आप में कई सारे दावे करती हैं। एक नेता के नाते, एक ओहदेदार पद पर रहने के नाते। हमारे साथी दीपक हैं जिन्होंने ये किताब पढ़ी है और इस किताब में क्या ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थे, दीपक बताएंगे। दीपक, थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताइए कि सुशील शिंदे ने कब से कब तक अपनी जर्नी लिखवाई है। इसको रशीद किदवई ने लिखा है उनके ओरिएशन में ना। सुशील कुमार शिंदे की जो आमतौर पर पहचान हम लोग जानते हैं वो यही है कि यूनियन होम मिनिस्टर रहे 2012 से 14 तक में, जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन इस किताब में उनके सब इंस्पेक्टर बनने से लेकर महाराष्ट्र में 6 साल तक की नौकरी करने तक लेकर जो CBI उन्होंने की CID में, और उसके बाद जिस तरह फिर वो राजनीति में आते हैं, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी से मिलते हैं, उनकी पॉलिटिकल नर्चरिंग होती है। सोनिया गांधी को बहुत रिगार्ड उन्होंने किया है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। उसके बाद जब वो आंध्र प्रदेश में गवर्नर बनते हैं, बाद में यूनियन पावर मिनिस्टर बने 6 साल तक, और फिर उसके बाद जाकर के वो यूनियन होम मिनिस्टर बने। तो ऐसी पूरी जर्नी रही है। ऑटोबायोग्राफीज़ अपने आप में ही बहुत ही अधूरी किस्म की कला है, क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा एक पाठक के तौर पर कि यार इसमें इस एस्पेक्ट पर थोड़ा कम जोड़ दिया, इस पर थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिया। इस तरह 6-7 एस्पेक्ट रहे हैं। पर मैं शुरू से इस किताब में जो 5-10 मोटी बातें मुझे लगी उस पर हम बात शुरू कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसी किताब बहुत आती हैं, लिखी जाती हैं, कई सारी बायोग्राफीज़ आई जो खासकर पॉलिटिकल आती हैं, तो हम लोग उस पर ज़रूर बात करते हैं क्योंकि उससे देश के राजनीतिक इतिहास पर जानकारी मिलती है। कुछ दावे होते हैं, कुछ अधूरे तथ्य होते हैं, कुछ अधूरे सवाल होते हैं। इस किताब को हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं, क्या वजह है इस पे बात करने की? देखिए, इसमें उन्होंने जो वैसे मर्की इश्यूज़ रहे जिस पर उस वक्त में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे या उस वक्त बहुत बात नहीं हुई थी, उस पर उन्होंने खूब लंबी टीप लिखी है। कुछ एक मसलों पर उन्होंने, जैसे जो पावर आउटेज हुआ था यूपी के दौरान में, उस पर उन्होंने बहुत कम टिप्पणी की है। लेकिन जैसे सैफ्रॉन टेररिज्म पर जो उनका टर्म उन्होंने कॉइन किया था 2013 में, उस पर उन्होंने बताया है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसमें जैसे ये बात है, सैफ्रॉन टेररिज्म फरवरी 2013 में जब राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंटशिप मिलती है कांग्रेस की, जयपुर के कन्वेंशन में, आपको याद होगा जा रहे थे जनवरी के, तब ये होना तय हुआ था और उस वक्त उन्होंने ये बात मीडिया में दी। तो सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि मुझे एम्बैरेसमेंट है कि राहुल गांधी को जब इतनी बड़ी पद मिल रही थी, वो इस तरह से आ रहे थे, मतलब पूरे फोरफ्रंट में, तब मुझे टिप्पणी नहीं करनी थी। लेकिन यहाँ 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला, वो कहते हैं कि मैंने सैफ्रन टेररिज्म कहा था, हिंदू टेररिज्म नहीं कहा था। मैं भी कोट करूँगा आपके सामने किताब में से। दूसरा, वो ये कहते हैं कि मेरे पास एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी जो उस वक्त के सेक्रेटरी RK सिंह, उस वक्त सेक्रेटरी हुआ करते थे, 12 से चुनाव हार गए हैं, 2004 से 14 से बाद में बिजली मंत्री बने, पावर मिनिस्ट्री उनके पास। करेक्ट, 14 से लेकर 24 तक बाकायदा यूनियन मिनिस्टर थे वो मोदी सरकार में, और वही थे जिन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, वो सब जानते ही हैं। तो उनकी तरफ से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आई थी और तब मैंने ये सैफ्रन टेररिज्म देखा था। समझौता एक्सप्रेस में, मालेगांव ब्लास्ट में, मक्का का जो ब्लास्ट है उसमें उन्होंने बात की है। और ये भी कहा है कि बाद में RK सिंह ने इनको पब्लिकली जो है डिफेंड भी किया था और पब्लिकली उस तरह से रिपोर्ट में कहा था कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट आई थी। तो ये एक इसमें एस्पेक्ट रहा है। जैसे दूसरा है अफजल गुरु की फांसी पर, उसमें भी उन्होंने RK सिंह को टारगेट किया है और मैं बिल्कुल इसमें यहाँ से कोट करूँगा किताब से। ये देखिए, अफजल गुरु की फांसी का जो इंसिडेंट है वो ऐसा है कि एक तो उनकी अफजल गुरु की फांसी एक दिन टालनी पड़ी थी उसकी। क्यों? क्योंकि 8 फरवरी को तय हुआ था, लेकिन 9 को करना पड़ा क्योंकि घाटी में माहौल और उस तरह की रिपोर्ट्स थी, तो इसलिए एक दिन को टाला गया। अब ये कहते हैं यहाँ पर, द यूनियन होम आई स्टिल हैव एन एडमिशन टू मेक, ये सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं। The Union Home Secretary's office was late in informing Afzal's family. This lapse due to the Home Secretary's department laxity meant that his family could not meet him for one last time. यानी अफजल गुरु का परिवार अफजल गुरु से फांसी से पहले आखिरी दफ़ा नहीं मिल पाया। इसका कारण है क्योंकि यूनियन होम सेक्रेटरी यानी RK सिंह के ऑफिस ने कोताही बरती, उन्होंने उसकी फैमिली को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया था। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स के बाकी अखबारों की रिपोर्ट देख रहा था, तो RK सिंह का इस पर जवाब ये आया है, हालांकि ऑफिशियल वर्जन उस तरह से, कि ये तिहाड़ जेल की तरफ से गया था। जहाँ तक एज फार एज आई रिमेंबर, ये RK सिंह कह रहे हैं कि हमने इन्फॉर्म किया था लेकिन वो फ़ोन कॉल पर गया था, तो ये तिहाड़ जेल का फॉल्ट रहा है। तीसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मुझे इसमें लगा अभिनव,
वो ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर, जैसे 2019 का जो पूरा चुनाव था, कई टिप्पणीकार, राजनीतिक टिप्पणीकार मानते हैं कि वो बालाकोट स्ट्राइक के आभामंडल में और उस तरह से उसके बाद उसका पॉलिटिकल फ़ायदा बीजेपी को मिला। तो ये कहते हैं कि हमने स्ट्राइक्स हमने भी बहुत करी, और मैं भी कोट करूँगा जब नंबर 64 से 40 तक हम पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स थे उनको लेकर आए, लेकिन हमने कभी उसको पब्लिसाइज नहीं किया था। जैसे हम सितंबर में अभी मैंने अटैक किया, हाँ ठीक है, मतलब हमने उसको पब्लिकली कभी इसको ऐसे सॉर्ट ऑफ इसका पॉपुलराइज नहीं करा, हमने इसका प्रचार नहीं करा। हम अपनी आर्म फोर्सेस को, जो एक स्टैंड कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमने भी कांग्रेस दौर में भी, मैं यूनियन होम मिनिस्टर होने के नाते कह रहा हूँ, मैं उसमें UPA 1 और UPA 2 दोनों में पार्ट था गवर्नमेंट का। सर्जिकल स्ट्राइक्स कांग्रेस के दौर में भी हुई थी, लेकिन हमने उसकी पब्लिकली प्रचार नहीं करा, ऐसा सुशील कुमार शिंदे का दावा है इस किताब में। अब जो पांचवा एस्पेक्ट आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में बार बार इस पर बात होगी, और क्योंकि अब किताब लिख चुकी है तो अटल सत्य हो गया है। सावरकर को लेकर राहुल गांधी बहुत मुखर रहे हैं अपनी आलोचना में, है ना। माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर, इस तरह के बयान उनके रैलियों से लेकर के संसद हर जगह रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इस किताब में बाला साहब देवरस जो सरसंघचालक रहे 73 से लेकर 94 तक, मुझे लगता है MS गोलवलकर के बाद वो दूसरे सबसे बड़े टेन्योर तक सरसंघचालक रहे हैं RSS के। उनके साथ सुशील कुमार शिंदे ने एक स्टैचू अनवेल किया था, मतलब जो प्रतिमा का अनावरण किया था सावरकर का, 1983 के आसपास की बात है, और वो मंच पर भी बैठे हुए थे। और ये इसमें ये लिखते हैं, मैं जरा पन्ना निकालूँ आपके लिए जी। I wonder often why, when it comes to Savarkar, we tend to focus so heavily on his ideology of Hindutva. His personality, यानी कि सावरकर की, his personality had several other dimensions. Why don't we see the philosopher and scientist in him? सुशील कुमार शिंदे ये कह रहे हैं कि हम उनकी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है सावरकर की, उस पर हम बार बार हमला क्यों करते हैं? हमें उसके जो दार्शनिक पक्ष है, जो उसका वैज्ञानिक पक्ष है, वो करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्लेम और किया, चूँकि सुशील कुमार शिंदे दलित कम्युनिटी से आते हैं महाराष्ट्र में, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए सावरकर ने जिस तरह से अनटचेबिलिटी, रत्नागिरी में वो सब प्रोग्राम्स चलाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे, और मेरी कम्युनिटी का उससे बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ है, हमको बहुत बेनिफिट मिला है, इसलिए मेरा पूरा अधिकार है उन पर बात करने का, और सावरकर को जो है सिर्फ एक जगह से नहीं देखना चाहिए। ये 1983 की घटना में उन्होंने स्टैंड ऑन सावरकर पर अभी तक कहा है। अच्छा, अब क्या अगर 1983 की घटना है, इस पर भी आलोचना हुई थी कि बाला साहब देवरस के साथ आप मंच क्यों शेयर कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि उनको आर्थराइटिस था, डायबिटीज़ था, इसलिए हम उनको मंच से नहीं बाहर कर सकते थे। 1983 से आज हम 2024 में आ गए हैं। अगर 24 की किताब में भी, तब जब सुशील कुमार शिंदे राजनीति संन्यास ले चुके हैं 19 की हार के बाद से, इनकी बेटी सांसद है सोलापुर से, 14 में भी हारे थे, 19। अच्छा, हारने पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई है कि जब वो सीट रिजर्व हो गई तब मैं हार गया, लेकिन जब वो सीट सोलापुर की जनरल थी तब मैं जीतता था। तो ये खुद लिखते हैं कि आई फाइंड अम्यूजिंग इट टू एक्ट। तो ये कुल जमा इस तरह की बातें रही हैं इस किताब में। तो हम अगर बारी बारी से बात करें, जैसे एक दौर में खूब इस पे हेडलाइंस बनी, और एज अ विपक्ष बीजेपी ने बहुत इसको कायदे से भुनाया और उस पर बहुत बढ़ चढ़ के बात की, और उसकी आलोचना भी खूब की। कांग्रेस हमेशा उस मुद्दे पे बैकफुट पे रही, भगवा आतंकवाद को लेकर के, जो टर्म कॉइन किया गया सुशील शिंदे की तरफ से। इसमें वो अपनी किताब में कोई अफसोस जताते हैं इस पर कि नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या सिर्फ टाइमिंग को लेकर अफसोस जताते हैं कि उस समय नहीं कहना था जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले थे? अच्छा, सिर्फ उसी बात पर उन्होंने अफसोस जताया है कि जब राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंटशिप मिल रही थी कांग्रेस पार्टी की, तब मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर भी कोट किया है, जहाँ पर अपने आप को बचाते हुए, देखिए कि अगर आलिश थोड़ा इसको दिखा सकें, देखिए, आई रिमेंबर समवन फ्रॉम द मीडिया हैड आस्क्ड if it was a Hindu terrorism or saffron terrorism. This is saffron terrorism that I have stated, I had replied. क्योंकि इन्होंने RSS को और बीजेपी दोनों को ही क्लेम किया था वहाँ पर कि समझौता और उस तरह के मक्का के ब्लास्ट या फिर मालेगांव का ब्लास्ट ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि इसे टाइमिंग को लेकर है, बाकी इन्होंने कोई क्वाम्स, कोई रिग्रेट किताब के जरिए, इसी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है किताब का, द सैफरन टेरर, उसमें उन्होंने कोई इस तरह का रिग्रेट नहीं जताया है। अच्छा, चूँकि बीजेपी ने इसको हमेशा जो है इसी से जोड़ के रखा कि भाई आप भगवा आतंकवाद कहते हो तो आप किसकी तरफ इंगित करते हो, तो इसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे। जो अफजल गुरु का मुद्दा था उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, और कई सारे उसके पक्ष हैं, आज भी कई सारी कहानियाँ चलती हैं उसको लेकर के। अफजल गुरु के मुद्दे पर क्या कहा इन्होंने, जो सिर्फ अपने इंट्रो में ही बताया या अलग चैप्टर भी है इसमें? नहीं, वो जो किताब खुलती है वो ट्रू ड्रामेटिक इंसिडेंट से ही खुलती है। तो एक तो अफजल गुरु की फांसी वाला बता रहे हैं, कसाब वगैरह का बताया इन्होंने कि कसाब की फांसी मुझसे पहले हो चुकी थी, तो हम लोग डरे हुए थे कैसा होगा। दूसरा इन्होंने उसी चैप्टर में ही ज़ाइब किया है, उन्होंने इस पर तंज किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर कि बुरहान वानी की एनकाउंटर के बाद कि जिस तरह का
विवाद हुआ, जिस तरह का बवाल हुआ, वो हम अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए हमने अफजल की फांसी को जो है एक दिन डिले किया था और उसको शांति से हमने कन्वे किया। तो बेसिकली इन्होंने आर.के. सिंह पर ये बात रखी है कि, और उस तरह का इन्होंने रखा है कि मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, तो उतनी ही बात इन्होंने पूरी तरह से की है अपनी पूरी किताब में। और फिर उस तरह से वो भी बताते हैं कि कैसे मर्सी पिटिशन जो है प्रणब मुखर्जी ने खारिज की थी, और कि मेरे लिए पहला डिपार्टमेंट था यूनियन होम मिनिस्टर में कभी नहीं आया था। कह रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर बनना, उससे पहले पावर मिनिस्टर है, तो ऐसा नहीं कि सुशील कुमार शिंदे जब यूनियन होम मिनिस्टर बनते हैं 2012 में, तो उनका कोई पहला मतलब नोवाइस नहीं थे, वो बहुत लंबा एक जी कर आए थे। 9 बार उन्होंने फाइनेंस बजट पेश किया है, बजट में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर महाराष्ट्र में, तो उनका लंबा अनुभव था। तो उन्होंने सिर्फ यही बात कही है अफजल गुरु को लेकर के कि बस हमें उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आर.के. सिंह पर बहुत आरोप लगाए थे कि आर.के. सिंह पर ये केवल लगा। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि वो जब वो ये बात कर रहे हैं कि सैफरन टेरर वाला, तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, तो ऐसा नहीं कि उनको कोई किसी ने बताया और तब उन्होंने ब्रीफ दिया। उनका दावा है सुशील कुमार शिंदे का, अभी हम लगा भी देंगे वो पूरा पन्ना, कि मेरे पास एक यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा हुआ है, एग्जैक्टली निकालता हूँ आपके लिए एक सेकंड। ये देखिए सैफरन टेरर पर है, क्योंकि किताब की बातचीत है तो वो उसी सिरे से जाए। ये देखिए आलिश इधर आप, अगर आप कैमरे पे दिखा सकें। I had come across the term saffron terror in one of the confidential papers prepared by the Union Home Ministry, but it was an issue that had the potential to snowball into a huge controversy since the Bharatiya Janata Party and its ideological fulcrum, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) were apparently involved. I was therefore careful to first check the veracity of the allegation before going public with it. यानी वो कह रहे हैं कि मैंने भी अपने स्तर पर पहले चेक किया था, उसके बाद में पब्लिकली इस क्लेम को लेकर आया कि सैफरन टेरर जैसा कुछ है और सैफरन टेरर के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं और इस तरह की उन्होंने प्लानिंग की हुई है। देखिए यहीं पर पिछला पन्ना अगर आप देखें, bombs were planted in Samjhauta Express, Makkah Masjid and a blast was carried out in Malegaon. ये वो कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स हैव कम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दैट द बीजेपी एंड आरएसएस कंडक्टेड ट्रेनिंग कैंप्स टू स्प्रेड टेररिज्म, यानी कि इस तरह की रिपोर्ट आई हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने टेरर के, आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। इनका दावा है, ये इनका दावा अपनी किताब में, और कोट एंड कोट में बिल्कुल अपनी किताब में जो उनका दावा है हम उसी पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है। तो इस तरह से बाकी कुछ चैप्टर्स में, जैसे यूनियन एज ए पावर मिनिस्टर रहे थे और आपको याद होगा उस दौर में हर दिन आता था कि यार 2 दिन की बिजली बची है, 3 दिन की बिजली बची है, उस पर ये बहुत कम बोले हैं। उस चैप्टर में इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि इस पर अलग से वॉल्यूम्स लगेंगी, और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास जितना स्कोप था मैंने उतना किया, और आज की जो जनरेशन एज ए पावर मिनिस्टर जब वो देश को देख रहे हैं, मतलब अभी के जो देख रहे हैं, वो उनकी मेहनत का फल काट रहे हैं। तो उस पर थोड़ा बात हो सकती थी। इंदिरा गांधी को लेकर के जिन्होंने कहा है कि साहब इमरजेंसी के दौर में मेरे लिए वो एक तरीके से बून के तौर पर आया, आशीर्वाद के तौर पर आया, क्योंकि इनका दावा है कि इमरजेंसी के दौर में 20 सूत्री कार्यक्रम चला करते थे 20 का, तो उसको मैं पारित करवा रहा था, और मीडिया में चूंकि नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं छपा करती थी तो मैं उसको अच्छी तरह से अपने कार्यक्रम को ले पा रहा था। महाराष्ट्र में मैंने खूब सारा टूर किया था, तो जैसे इमरजेंसी की आलोचना नहीं है इस किताब में। तो अब जब आप एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं अपनी उम्र के उस पड़ाव पर, जब अपने 5 साल आपको राजनीति से भी संन्यास लिए हो गए हैं, ठीक है आपको बच्चों का भविष्य बाकी चीज़ें देखनी है, लेकिन एक ऑनेस्ट अकाउंट लोग उम्मीद करते हैं कि ऑटोबायोग्राफी एक ही बार आती है सब जीवन में, आप उम्मीद करते हैं कि यार जो चीज़ें कुछ गलती उन पर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, जो चीज़ें आप हो सकता है जीवन में हम सब गलतियां करते हैं, हम सब उन चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करके सिंहावलोकन की दृष्टि से रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इसको नहीं करना था। तो उस तरह की मुझे थोड़ी निराशा लगी इस किताब को पूरा 217 पन्नों से गुजरते हुए, कि हर चीज़ को जैसे इमरजेंसी उस तरह से उन्होंने बहुत कैंडिड होकर के थोड़ा सा स्टिफ रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जितनी खासकर कि जब 2 तरह की एक ऑटोबायोग्राफी हो गई और एक बायोग्राफी हो गई, तो दोनों में यही फ़र्क होता है। मतलब जितनी हमने पढ़ी और समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीते जी कोई किताब लिखी जा रही तो उसकी बुराइयां बहुत कम उस किताब में आती हैं कि उससे क्या गलतियां हुई, या फिर उसको ये बहुत कलेजे वाले लोगों के उस हिस्से का काम हुआ कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। नहीं तो हमने बाद में भी ऐसा, बाद में जो बायोग्राफी आती है उसमें भी बहुत महिमा मंडन ही होता है, ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ बहुत कम जगहों पर किया जाता है। और कई बार होता है कि आप एक ही विषय पे एक व्यक्ति को पढ़ रहे हैं तो वो दूसरा वर्जन होगा, और दूसरे विषय पे पढ़ते हैं तो दूसरा वर्जन होता है। इससे मुझे वर्जन से याद आया, अरुण नेहरू का इस किताब में एक जिक्र है। अरुण नेहरू, हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारी है कि अरुण नेहरू जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो कहते हैं कि ताऊ देवीलाल और वीपी सिंह के बीच में जो दीवार खड़ी, जो पर्दा बना था, वो अरुण नेहरू का बना था। कैसे ओम प्रकाश चौटाला महिम कांड के बाद गद्दी गई, कैसे वापस से गद्दी वापस आई, फिर वो बाद में सैक किए गए, मंडल कमीशन है, वो सब बात की बात। तो इसमें कहते हैं कि एक बार वो मिलने के लिए गए थे, अरुण नेहरू बैठे हुए थे वहाँ पे, सैयद मसूद बैठे हुए थे जो यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके थे पहले। तो कहते हैं अरुण नेहरू ने कहा था कि ये शिंदे लंबी रेस का घोड़ा है, और तब तक तो उनका कोई उस तरह से महाराष्ट्र में स्टेट पॉलिटिशियन थे बेसिकली विधायक वगैरह बन रहे हैं, लेकिन उतना मतलब स्टेशन नहीं था जिस तरह से
अभी आज के दौर में हम देखते हैं। तो उन्होंने तब अरुण नेहरू ने एक प्रोफेसी दी थी, और कहते हैं कि अरुण नेहरू ने, इसलिए उनको किंग मेकर कहा जाता है अरुण नेहरू को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी बहुत प्रोफेसी दी। काम बोफोर्स में उनकी चिट्ठी हुआ करती थी और नहीं आया नाम, वो एक अलग राजनीतिक क्रिया है। मैं कल ही एक किस्सा पढ़ रहा था, लास्ट में मार्चते चलूँ, कि देवीलाल ने एक चिट्ठी लिखी ताऊ देवीलाल ने वीपी सिंह के लिए कि बोफोर्स में इनका भी नाम था अरुण नेहरू का, और आप इन पर अब कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे, आप तो बोफोर्स के विरोध में ही चुनकर आए हैं। तो जब वो मीटिंग बैठी, सबको बात हुई, तो पता चला कि वो चिट्ठी फर्जी थी, और उसके बाद उस पर इतना विवाद हुआ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को फर्जी चिट्ठी कैसे भेज सकता है, कि उसके बाद उनको सैक किया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और बाद में फिर वो एक रैली होने वाली थी बोट क्लब की, चरण काशीराम और इनकी, और उसके बाद कैसे 5 अगस्त 1990 को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, या 6 अगस्त 1990 को, माफ़ कीजिएगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है और फिर देश किस तरह आगे बढ़ा। नेहरू का एक परिचय ये कि वो राजीव गांधी के बहुत करीबी दोस्तों में से हुआ करते थे, और जब उनको थम्पिंग मेजॉरिटी मिली थी तब भी उस सरकार में भी उनका अहम रोल से ज़्यादा अहम दखल हुआ करता था। तो कुल मिला के ये किताब है, कई सारे एस्पेक्ट्स को छूती है और कई सारे सवालों जवाबों से भरी है और आलोचना से भी परे नहीं है। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, आखिरी लास्ट एक कमेंट है इसमें। ये किताब 3 कारणों से पढ़नी चाहिए किसी भी। पहला, अगर आप यूपीए के दौर को समझना चाहते हैं कि वहाँ पर डिसीजन कैसे लिए जा रहे थे, कैसे हो रहा था, जैसे इनको यूनियन होम मिनिस्ट्री कैसे मिली, सोनिया जी ने एक दिन कॉल किया कि आप आइए, इनकी किताब में सोनिया जी है कि सोनिया जी ने इनको कॉल किया कि आप आइए, आप मिलिए, और उनको बताया गया कि मैं आपको यूनियन होम मिनिस्टर के पद पर, आप पावर मिनिस्ट्री से इस्तीफा दीजिए, मतलब आप उस रेजिग्नेशन को छोड़िए और आपको एक यूनियन होम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कैसे बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट का ये चुनाव लड़ते हैं भैरव सिंह शेखावत के सामने, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, वसुंधरा राजे को मेंटर किया, एक अलग कहानी है उसकी। भैरव सिंह शेखावत के सामने इनको पता था कि हारेंगे, लेकिन पार्टी का आदेश अध्यादेश वाली लाइन पर इन्होंने चुनाव लड़ा, हारे, और उसमें भी फिर वो सिल्वर लाइनिंग देखते हैं कि मुझे अच्छे वोट मिले, वो सब करके। रिजर्वेशन को लेकर उनका जो मत है वहाँ से हम बात समाप्त करेंगे। सुशील कुमार शिंदे दलित कम्युनिटी से आते हैं, मैंने बताया, वो ये कहते हैं, आई वुड ऑलवेज आस्क बैकवर्ड कास्ट to reject the crutches of reservation and made a similar appeal in the legislative council too। ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को छोड़ने पर हमें विवाद रखना चाहिए कि जाति की बात को, ये सुशील कुमार शिंदे का दावा है। अब इस पर भी एक बहस उठेगी। तो इस किताब में ऐसे कई चीज़ें हैं जिन पर बहस उठ सकती है, मतलब रिजर्वेशन को लेकर उनका जो व्यू है, भगवा आतंकवाद पर जो उनकी टिप्पणी रही है, सेफरेंटरिज्म पर, उस सब पर बात होगी। अगर आप यूपी के दौर को समझना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि उस दौर में जो पॉलिसी पैरालिसिस का टर्म ईजाद किया गया, तो कैसे फैसले नहीं हो रहे थे, क्या हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर यूनियन होम मिनिस्टर आप हैं और आपके डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी, आपके डिपार्टमेंट एक फांसी की सज़ा होने वाली है, वो भी एकदम बिल्कुल हार्ड कोर टेररिस्ट को, तो आप उसके लिए इतनी कोताही लेक्सिटी कैसे, जबकि यूनियन होम मिनिस्टर में तो लेक्सिटी नहीं हो सकती ना, आप कोई भी मैटर एस्केलेट हो सकता है। तो उस तरह की चीज़ों में आपको बहुत कैंडिडली आपको यहाँ से नोट्स मिलेंगे, कैसे इमरजेंसी कांग्रेस के दौर में कैसे काम हो रहा था, शरद पवार, वसुंधरा पाटिल, उस सब पर, महाराष्ट्र को लेकर के अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र में चुनाव भी आ रहे हैं, अगर आप उस दौर के चुनाव को थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि कैसे 70s 80s में महाराष्ट्र में पनप रहा था, उसमें भी इसमें अच्छी टिप्पणियाँ हैं। चलिए, एक किताब आई थी, हमने कहा इसके बारे में बात की जाए। दीपक हमारे बाल मन जिज्ञासु साथी जो किताबें पढ़ते रहते हैं, आप तो जानकारी लेकर आए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।